तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का यह चौथा अध्याय ऊष्मा। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन शरीर की जो ऊष्मा है, वाष्प की ऊष्मा है, ये सब के बारे में क्वेश्चन क्या है, ये सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानतर रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक, आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम जो है इसी प्रकार के कुछ प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए गर्म तथा ठंडा, अब देखिए गर्म और ठंडे की बात यहाँ पर है। कैसे गर्म आपको अनुभूति होती है, कैसी ठंडे की, तो इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म हैं और कुछ ठंडी। चाय गर्म तथा बर्फ ठंडी होती है। चाय क्या होती है? गर्म और बर्फ ठंडी। सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम यहाँ पर जोड़ने के लिए कहता है। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। यहाँ पर देखिए जैसे आइसक्रीम है। आइसक्रीम क्या होता है? शीतल मतलब ठंडा, गुनगुना नहीं। चाय चाय के प्याले में रखी चाय की चम्मच क्या होती है? गर्म होती है। फलों का रस ठंडा। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी क्या होती है? उसको हम क्या रखते हैं? न गरम नहीं रखते हैं। अगर गरम रखेंगे तो क्या होगा? वो पकड़ नहीं पाएँगे हम। उसकी हथी जो होती है, बर्तन की हथी, उसको हम गरम नहीं रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि वो क्या होते हैं? थोड़े से गरम होते हैं, थोड़े से गरम होते हैं, लेकिन यहाँ पर शीतल वो नहीं होंगे। आगे है कि जबकि कुछ वस्तुएँ दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं के स्पर्श करके लगाते हैं। जब हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो हमको अनुभूति होता है कि ये ठंडा है या गर्म है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियाँ विश्वसनीय है? आइए इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 4.1 में दिया गया है कि 3 पात्रों में लिया गया आपको यहाँ पर पानी है। 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव यहाँ पर करना है। ए, बी और सी। देख सकते हैं यहाँ पर ए में पानी पूरा डूबा हुआ है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, दोनों हाथ से ये अनुभूति कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को क्या-क्या यहाँ पर दिया गया है, इनके बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है। पहला है कि 3 पात्र अथवा बर्तन लीजिए। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुएँ को ना छुएँ। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें। तो देखिए ए, बी, सी यहाँ पर नामांकित है। पात्र ए में ठंडा पानी और बी में गर्म पानी लीजिए। इसमें ए में ठंडा, इसमें बी में गर्म। कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी पात्र सी, इसमें कुछ गर्म भी है और कुछ ठंडा भी पात्र सी में। अब अपने बाएँ जो हाथ है बाम, हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने को दक्षिण में मतलब बी में डालने के लिए कहता है। दोनों हाथों को 2 और 3 मिनट तक पात्रों में डुबो कर रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ सी में डुबोइए या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है तो देखेंगे तो गर्म और ठंडा दोनों में लगेगा। इसमें एक गर्म है, एक ठंडा है, जो ए और बी है। उसी प्रकार सी में दोनों पानी मिक्स है तो क्या लगेगा? दोनों गर्म और ठंडा लगेगा। सुनिश्चित कीजिए कि आप इतना गर्म ना हो कि वह पानी जो है इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। आगे लिखा है कि बूझो कहता है, मेरा बायाँ हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। मैं क्या निष्कर्ष निकालूँ? तो क्या है?
यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों में मिला हुआ है, तो ये इसलिए कह रहा है इसमें जो है बायाँ और ठंडा बायाँ हाथ जो है ठंडे हाथ में है, दाहिने हाथ जो है गर्म हाथ में है, तो दोनों क्या कर रहा है, दाहिना में गर्म और ठंडे दोनों कह रहे हैं। यही उलझन जो है यहाँ पर बताए गए हैं कि बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियाँ पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हम यह कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि करते हैं कि कोई वस्तु जो है वस्तु वास्तव में कितनी गर्म होती है। किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विश्वसनीय माप को ताप से की जाती है। अगर उस वस्तु की उष्णता कितनी है, गर्मी कितनी है, उसको ताप से नापा जाता है। और ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए बार-बार ये पूछा जाता है। देखिए तापमापन किसे कहते हैं? अब देखिए तापमापन क्या आपने कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए जब कोई आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर मतलब ताप को थर्मामीटर यानी तापमापी से मापा गया था। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसको कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर? जिससे हम अपने शरीर के तापमान को मापते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए तथा इसका ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। थर्मामीटर चित्र यहाँ दिखाए गए हैं, इसमें देखेंगे थर्मामीटर के चित्र जो देख सकते हैं थर्मामीटर का ये जो चित्र है, क्या है ये डॉक्टरी थर्मामीटर है। 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है डॉक्टरी थर्मामीटर है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। ये देख रहे हैं एक व्यास की कांच की नली है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। ये क्या है? एक बल्ब है और बल्ब में पारा भरा होता है। ये क्या है? इसमें पारा भरा होता है। इसमें पारा भरा होता है। ये देख रहे हैं इसमें पारा भरा रहता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? चमकीली धारी आपको दिख रही है। इसमें जो है पारा भरा हुआ रहता है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ी घुमाइए जब तक कि आपको उसकी धारें दिखाई ना देने लगे। जब उसको धीरे से घुमाएँगे थोड़ा-सा तो हमको दिखाई देने लगती है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक क्रम स्केल भी दिखाई देगा और एक क्रम जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक क्रम में दिया गया है 30, 35, 37, 38, 39 साल ये जो एक क्रम में दिया गया है। 0, 5, 6, 8, 10 ऐसे करके दिया गया है 100। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ी सा घुमाइए जब तक कि आपको तो इसमें जो है नहीं दिखाई दे और इसमें आपको स्केल दिखाई देती है। ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है जो उपयोग किया जाता है। ये मापक्रम क्या है? सेल्सियस में मापा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसे जीरो जो है डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है। डिग्री सेल्सियस द्वारा इसको दर्शाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको स्केल को। ठीक? यहाँ पर बूझो देखिए दुविधा में है कि यहाँ पर दिखाए गए 2 तापक्रमों में से एक वह किसे पढ़े? पहेली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है। भारत ने क्या अपनाया है? सेल्सियस स्केल को अपनाया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा था जो मापक्रम है फ़ारेनहाइट स्केल मतलब 0 फ़ारेनहाइट होता है एफ से आपको डिनोट किया जाता है। डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर दिया गया है, मापक्रम जो है फ़ारेनहाइट स्केल में किया जाता है, जिसका प्रेशर 94 से 108 डिग्री तक होता है और इसका जो है कितना होता है 94 से 108 डिग्री तक होता है। इसे प्रयोग में किया जाता है। 2 नाप आप याद रखेंगे, पहला सेल्सियस स्केल और दूसरा जो है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आपको 94 से लेकर 108 तक है और सेल्सियस में आपको 37 जो है मान मनुष्य का होता है ताप। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बताया भी गया है डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है हम सही 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के ताप ही माप सकते हैं। कितने से कितने? अगर डिग्री सेल्सियस में मापेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक आप माप सकते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 42 डिग्री से 35 से लेकर 42 डिग्री तक दिया गया है। और अगर आप
फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 94 से लेकर 108 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट तक देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट तक। देखिए क्रियाकलाप में दिया गया है कि थर्मामीटर से ताप मापना, कैसे हम मापते हैं? आइए सीखिए थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके 2 किन्हीं इसके किन्हीं 2 क्रमागत एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित माप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट कीजिए। मान लीजिए 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चिन्हों के बीच 5 भाग हैं। तब एक छोटे भाग 1/5 यहाँ पर दिखा गया है, 1/5 अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। ये कितना होगा? 1.5 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर उपयोग से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी मतलब रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। झटके देने से पारे का तल नीचे आ जाता है। झटके दीजिएगा तो पारे का जो तल ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। यह आपके शरीर का ताप है। जो आपको जीभ में 1 मिनट रखे हैं वही क्या है? आपका शरीर। अगर निकाल कर देखेंगे तो वो आपका शरीर का ताप होता है। ताप को सदैव इसके मात्रक 0 मतलब डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए और इसको जो है डिग्री सेल्सियस के व्यक्त में हम इसको करेंगे। देखिए आपके शरीर का ताप कितना कितना है उसको नोट किया है तो मानव देखिए कितना होता है मानव शरीर का तापमान। तो मानव शरीर का जो तापमान है सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, फ़ारेनहाइट में भी पूछ लिया जाता है और डिग्री सेल्सियस में भी पूछ लिया जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में अगर पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। देखिए पहेली ने अपने शरीर का ताप मापा। वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री पर जो है नहीं था, 37 डिग्री सेल्सियस पर यह नहीं था। आइए पहेली का विश्वास दिलाएं कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। तो क्रियाकलाप 4.3 में दिया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों कम से कम जो है 10 के शरीर का ताप आप ले सकते हैं। अपने परीक्षणों में यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जो आप करेंगे। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी हम बरतेंगे। तो थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग आप कर सकते हैं, करना ये अच्छा होगा। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसका तल कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। और आगे है थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल रेखा की सीध में होना चाहिए। आगे थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर क्या होता है? ये टूट जाता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। बल्ब से मतलब यहाँ से आप नहीं पकड़ेंगे, ये ऐसे पकड़ना है आपको। यहाँ पर आप तापमान दोस्तों का लिख सकते हैं कितना कितना किसका है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है? यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कुछ कुछ अधिक अथवा कुछ कम हो सकता है भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान होता है। ये स्वस्थ शरीर के औसत ताप जो है व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। आगे बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आता है। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से दूध का ताप मापना चाहता है। पहेली ने इसको जो है उनको उसको ऐसा करने से रोक देती है। क्यों रोकती है इसके बारे में देखिए। दूध को मापने के लिए लेक्टोमीटर होता है और शरीर के तापमान को मापने के लिए क्या? थर्मामीटर। यही यहाँ पर बताया गया है। देखेंगे जो है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास
रखने से बचाइए। ऐसा करने से यह क्या होगा, टूट जाएगा। अगर धूप में रखेंगे तब पर भी टूट जाएगा और जो अगर आग के पास रखेंगे तब पर भी ये टूट जाएगा। थर्मामीटर जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक ही है। अब देखिए प्रयोगशाला तापमापी। अब प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है? तो हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं? इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएँगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम और तथा न्यूनतम ताप को नोट करिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जो प्रयोग में लाया जाता है वो जो होता है 10 से लेकर डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक-ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों का जो है तापमापी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, प्रयोगशाला तापमापी है। आइए इस तापमापी का कैसे उपयोग करते हैं उसको देखते हैं। तो किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा-सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि इस उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर यहाँ पर देख सकते हैं रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। यहाँ पर पारे के तल की गति ये जो देख रहे हैं ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, ये देख सकते हैं। अब जो है प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। तापमापी का पाठ्यांक नोट करने के लिए कहता है और इस समय जल का ताप कितना है आप बता सकते हैं। 5 है, 4 है, 2 है, 1 है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या मापों में भिन्नताएँ हैं? यह संभव आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियाँ अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए इसके अतिरिक्त भी। क्या है, पहला तो तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। दूसरा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका आप माप ले रहे हैं, मापना है आपको। बल्ब बर्तन की दीवारों से ना छुए। जो अगर बर्तन की दीवारों को छू लगा ये जैसे यहाँ पर इसको छूना नहीं, ये बीच में रहना चाहिए। देखिए बूझों को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वह जो है वह अब भी उलझन में है कि प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है तो नहीं, उसका शरीर का ताप नहीं मापा जा सकता है। ये इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। क्रियाकलाप में देखेंगे तो क्रियाकलाप में लिखा गया है कि किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए। पारे के तल के स्थिर होने तक प्रतीक्षा कीजिए। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तो ताप नोट करिए और अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है। जैसे ही निकालते हैं, वो पारे का तल क्या होता है? नीचे गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए, जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुँह से निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपने शरीर को मापने के लिए मुँह से निकालना पड़ता है ताप को। ताप अपने शरीर का जो माप रहे हैं वो मुँह से निकालेंगे तब आप माप सकते हैं। क्या तब आप प्रयोगशाला में जो
तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। जो होता है डॉक्टरी थर्मामीटर को मुँह से बाहर लेने पर पारे का तल क्या होता है नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो इसके बारे में देखेंगे तो किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण हम करेंगे और देखेंगे क्यों नहीं ये जाता है। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग मतलब किंक देखते हैं? ये जो दिख रही है क्या है ये? किंक है। ये क्या है? किंक है। विभंग होता है। विभंग क्या है? इसके जो है ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। ये विभंग जो होता है ये पारे के ताप को अपने आप जो है नीचे गिरने से रोक लेता है। तल में जो है जाने से इसको रोक लेता है। इसलिए जो है वो नीचे नहीं जाता है। जब एक बार उसका टेम्परेचर आ गया तो वो नीचे नहीं जाएगा। उसको झाड़िएगा तभी वो नीचे जाएगा। मुझे यह जानने के लिए उत्सुक है कि तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है? तो इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिक जो तापमापी है, डिजिटल तापमापी उसके बारे में। तापमापी के पारे में प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएँ हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है और डिजिटल थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं होता है। आगे है ऊष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली चली जाती है। क्या होती है? उसकी ओर जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे-धीरे क्या होता है? ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तुओं में ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ये आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वास्तव में जो होती है ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। क्या होती है? ऊष्मा जो होता है ना गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंड वस्तु की ओर प्रभावित होती है, ठंड वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पहले जानना चाहती है कि क्या इसका अर्थ यह है कि यदि 2 वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। इसकी खोज को देखेंगे तो क्रियाकलाप 1 हम लेंगे। एल्युमीनियम या लोहे किसी वस्तु जो है किसी धातु का एक छड़ अथवा चपटी जो है पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे-छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो छड़ के एक सिरे को ईंटे से के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म कर रहे हैं। जो है धातु की पट्टी को ऊष्मा के स्थानांतरण का यहाँ पर अध्ययन करना है। मोम के टुकड़े का क्या होता है? तो क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं क्या होता है? ये आरंभ हो गया है। कौन-सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे के ओर स्थानांतरित होती है? जो पहला यहाँ से गया तो यहाँ से स्थानांतरित हुआ तो यहाँ गिर रहा है। यह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। जो ऊष्मा में ठोस में जो है ऊष्मा जो चल रहा है ये किसके द्वारा स्थानांतरित होती है? चालन के द्वारा होता है। चालन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित जब ये गर्म है और यहाँ पर ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो रहा है इसी को हम चालन कहते हैं। और यह जो है चालन है और ठोसों में ऊष्मा जो है प्रायः किसके द्वारा होता है स्थानांतरित? तो चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले
जो धातु के बर्तन ये धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? तो ये क्या होता है? ये गर्म होता है, ये जल सकता है, ठीक? आगे हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 4-7। 4-7 क्या है? तो किसी छोटे बर्तन या बीकर में पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्रित करिए, ठीक? उसके बाद इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म के पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। परीक्षण के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन से धातु गर्म है, कौन से धातु नहीं गर्म है। देख सकते हैं स्टील की किसी पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है ये धातु है। क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ या ना? हाँ, ये गर्म होता है। चम्मच का भी देखिए तो ये भी स्टील है, लोहा है, उसका भी दूसरा सिरा जो है गर्म हो जाता है, ठीक? आगे हम पढ़ेंगे जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालक कहते हैं। जो आसानी से उसको जाने देगा वो ऊष्मा का चालक होगा। इसके उदाहरण आपको एल्युमिनियम हो गया, आयरन लोहा हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? ऊष्मा के चालक हैं। और जो नहीं जाने देगा वो क्या होंगे? कुचालक होंगे। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देगा वो क्या होगा? ऊष्मा का कुचालक होगा। आगे है कि लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद है जैसे आप कुचालक में देखेंगे, कुचालक में आपको प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। कुचालक को क्या बोलते हैं? ऊष्मारोधी भी कहा जाता है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। जल भी और वायु भी क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। क्रियाकलाप में देखेंगे कि गोल पेंदे का प्लास्टिक लीजिए और यदि प्लास फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है लिया जा सकता है। इसे जल से 2/3 भरिए कि इसको किसी ति तिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर उसे गर्म कर सकते हैं। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जला कर जल को गर्म करिए। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि कैसे गर्म किया जा रहा है बीकर को, ये देख सकते हैं बीकर को गर्म किया जा रहा है। अब देखिए क्या होता है तो अपने परीक्षण को नोटबुक में लिखने के लिए कहता है और जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान देखिए तब क्या होगा होगा क्या तो जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास क्या होता है? जल गर्म हो जाता है। ये हमने अभी पढ़ा है। जल क्या होता है? ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास क्या होता है? आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। जो ठंडा जल है उसको उसका जो है गर्म जल वो स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी क्या होता है? फिर गर्म हो जाता है। गर्म होकर ऊपर उठता है और वह जो गर्म ठंडा था वह गर्म हो गया है। वो क्या होता है? धीरे-धीरे वो ऊपर उठने लगता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। फिर क्या होता है? आसपास जो जल है वो फिर इसके स्थान पे आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। इस प्रकार जो है ये चलते रहता है और यह जो जब तक ये तब तक ये चलते रहता है जब तक ये पूरा जो जल है गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं और इसी विधि को संवहन कहा जाता है। आप एक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कैसे जल जो है गर्म हो रहे हैं। तो एक यहाँ पर देख सकते हैं बीकर में है जल, यहाँ पर बीकर में जल है तो यहाँ पर नीचे से ऊष्मा गया, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पहले थोड़ा गर्म हुआ, यहाँ से जो गर्म हुए हैं वो ऊपर जाएगा और ऊपर जब जाएगा तो नीचे यहाँ पर जो ठंडा है ये क्या होगा? नीचे आएगा। ये फिर नीचे आया तो ये गर्म होगा,
फिर ये ऊपर जाएगा, ये स्थान जो है इसका रिक्त स्थान है, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए फिर ये ठंडा जल ये नीचे आएगा। तो यह जो है होते रहेगा, इस विधि को ये स्थानांतरण होते रहता है उष्मा का। यही विधि जो होता है ये संवहन कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण की उष्मा स्थानांतरण की विधि को हम संवहन कहते हैं। ठीक। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए स्थानांतरण की विधि को यहाँ पर दर्शाया गया था। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, तो धुआं किस दिशा में जाता है ये हम अब पढ़ेंगे। ऊष्मा जो है आप देखेंगे, जो धुआं हवा जिस प्रकार जहाँ पर है वहाँ पर हवा जिस दिशा में है उसी दिशा में धुआं चल देता है। आगे है कि ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। क्या होती है? ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और जो वायु ऊपर में है वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। यह प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पर हम 4 नौ में क्रियाकलाप को देखेंगे। एक मोमबत्ती जलाइए, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। क्या आपके हाथ, दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? तो आप देखेंगे समान गर्मी के अनुभव नहीं करते हैं। यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म जो है अधिक अनुभव गर्म करेगा, ऐसा क्यों? तो जो आप देखेंगे ऊपर है वो अधिक गर्म अनुभूति करेगा, जो ऊपर में है। यहाँ पर क्यों? भाप से हाथ जलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इससे आपको हाथ नहीं जलेगी, मोमबत्ती के ज्वाला से हाथ नहीं, लेकिन उसके भाप से आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला हाथ होगा, क्या होगा? वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि हवा जो कहाँ पर जा रहा है? तो ऊपर जा रहा है। ये याद रखना है। सावधान, अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए कहता है, ताकि ये जले नहीं। ध्यान दीजिए क्या होता है, तो ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। क्या होती है? ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म जो है आता है जाता है, इसी प्रकार जो ये गर्म होता है। इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी ऊपर का जो हाथ है गर्मी अनुभव करता है। ये जो है हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती। ये जो हाथ जो है ये संवहन द्वारा गर्म नहीं होता है। इसीलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। ये जो है लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म आपको नहीं लगती है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल, धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। क्या होती है? ये शीघ्र गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। स्थल की जो वायु है ये गर्म होकर क्या होती है? ऊपर की ओर जाती है, उड़ती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ता है। जो समुद्र में वायु है वो क्या होगा? स्थल की ओर बढ़ेगा। ये गर्म वायु स्थल में जो वो ऊपर जाएगा, और समुद्र में जो वायु है वो क्या होगा? स्थल की ओर आएगा। ठीक। चक्र को पूरा करने के लिए चक्र हो रहा है, ये इसको पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। क्या होता है? स्थल की ओर जो वायु है वो क्या होगा? समुद्र की ओर बह जाएगी। ठीक। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो समुद्र की ओर से वायु आएगा वो क्या कहलाएगा? समुद्र समीर कहलाएगा। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। जो तटीय क्षेत्रों में खिड़कियां बनाई जाती है, किसके क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उस समीर का अनुभूति, ठंडी वायु का अनुभूति लेने के लिए ये खिड़कियां जो है समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है, और रात में जो है ये ठीक विपरीत होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ठंडी हवा जो है, खिड़की जो यहाँ पर समुद्र के निकट जो घर बने हुए हैं, खिड़की किसकी तरफ है? तो समुद्र की ओर। क्यों? क्योंकि यह ठंडी हवा जो है समुद्र की ओर से आती है, गर्म हवा जो है समुद्र की ओर जाती है। ठीक। ये रात्रि में क्या होता है? ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा जो है धीमी गति में ठंडा होता है। क्या होता है? समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति में ये ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है।
स्थल की ओर से क्या होता है, ये देख सकते हैं ठंडी वायु जो है समुद्र की ओर बहती है। ये जो है धीरे-धीरे गर्म होता है। लेकिन आप यही जो है ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ेगा तो ये जल्द ही ठंडा हो जाएगा। लेकिन यही स्थल की ओर से जब वायु बहेगा ठंडी, तो पानी जो हैगा समुद्र की ओर बहेगा तो वो धीरे-धीरे धीमी गति से ये ठंडा होता है। ये क्या हो गया थल समीर। ये जो देख रहे हैं समुद्र समीर, जो समुद्र से लेकर स्थल की ओर जाती है, और थल समीर जो थल से लेकर समुद्र की ओर जाती है, ये थल समीर हो गया। आप समझ सकते हैं ये ठंडा से गर्म की ओर, ये गर्म से ठंडा की ओर, ठीक? दोनों आप समझ सकते हैं। ठंडा से गर्मी की ओर और गर्मी ठंडा से गर्म की ओर, ये आप देख सकते हैं। गर्म से ठंडा की ओर। नीचे यहाँ पर दिया गया है कि समुद्र जो है कैसे यह इसका चलते रहता है प्रक्रम। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है, गर्मी है, स्थल क्या है, गर्म है, ये समुद्र क्या है, ठंडा है। तो ये जो भाग है गर्म होते हुए यहाँ पर जाता है, ये ठंडा होता है, फिर ठंडा होते हुए फिर यहाँ पर आता है तो गर्म होता है। ये ऐसे प्रक्रम चलते रहता है। जब रात्रि होता है, ये दिन का है, जब रात होता है तो गर्म ठंडा हवा जो है, ठंडा हवा यहाँ पर यहाँ पर स्थल में देख सकते हैं, ठंडी हवा जो है रात की समय जो यहाँ पर चलती है समुद्र की ओर, यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ऐसे चली, ऐसे ठंडी हवा यहाँ पर चली गर्म होते हुए फिर यहाँ पर कहाँ गई, स्थल की ओर। ऐसे प्रक्रम जो है रात्रि में चलता है। आपने समझ लिया कि समुद्र समीर क्या है और स्थल समीर क्या है। जब ठंडी हवा जो है कहाँ, दिन में समुद्र की ओर से चलते हुए आपको स्थल की ओर जाती है, और रात में क्या होता है, ठंडी हवा क्या होता है, ठंडी हवा रात में चलते हुए समुद्र की ओर जाती है। ये दोनों आपने यहाँ पर समझ लिया है। आगे है कि यह थल समीर जो यहाँ पर थल समीर के बारे में आपने वहाँ पर ऊपर में देखा, जो ये थल क्या है, ये थल समीर है। ये क्या है, ये थल समीर है। ये स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर जो जा रही है, समुद्र की ओर ठंडी वायु, ये थल समीर कहलाती है, थल समीर। आगे है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम हम तक ऊष्मा कैसे पहुँचती है, यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इस दोनों प्रक्रम में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे विकिरण कहते हैं। जो सूर्य से हमारी ओर ऊष्मा आती है, इसको क्या कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरित में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही वायु की आवश्यकता, ना ही जल की। आगे है, माध्यम जो है, माध्यम विद्यमान ना हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक मतलब हीटर के सामने बैठते हैं, तो हमें किसी इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। हीटर के सामने बैठते हैं तो विकिरण द्वारा ही हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है, तथा उसे तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। किसके द्वारा, तो विकिरण के द्वारा। आगे है कि सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जो गर्म पिंड हैं, ये सब विकिरण के द्वारा ही ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं, तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, तथा कुछ भाग जो होता है परागत हो जाता है। कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है, कुछ परा परागित हो जाता है। ऊष्मा के भाग के कारण वस्तु का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, और अवशोषित जब होगा तो क्या है, इसका ताप जो होता है बढ़ जाएगा। जो परिवर्तित होगा मतलब आया और घूम गया, तो इसका भाग क्या होगा, ये घट जाएगा। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब आप धूप में आए, छाते पर धूप आएगा तो क्या होगा, ये परावर्तित हो जाएगी, ये क्या होगा, लौट जाएगा, आपके सिर पर ये नहीं पड़ेगा। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के कपड़े के प्रकार, अब इसके बारे में आपको जानना है। तो आप जानते हैं कि गर्मियों
में हम हल्के रंग के कपड़े को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके बारे में चलिए पता करते हैं। देखिए क्रियाकलाप 4.10 में है कि टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद श्वेत से पेंट करें। यहाँ पर काला और सफ़ेद इसको पेंट कर दीजिए। दोनों डिब्बों में बराबर जल आप भरिए तथा इन्हें दोपहर के समय जो है लगभग 1 घंटे धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप को देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि इसमें कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पर आप अंतर देखेंगे, अधिक कौन जल जो है जल गर्म है और कौन नहीं है, ये अंतर आप अनुभव कर सकते हैं। जो ये ब्लैक है ये क्या होगा? कम होगा और ये व्हाइट क्या होगा? ज़्यादा होगा। सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक जो होगा ये क्या होगा? ज़्यादा होगा और व्हाइट क्या होगा? ये कम होगा। आगे है कि 4.1 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों को यहाँ हम देखेंगे समान मात्रा में 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बे में किसी कमरे में क्या या अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात आप देखेंगे इसमें क्या होता है। दोनों डिब्बों का तापमान आप किस में ज़्यादा गर्म है, किस में कम गर्म है, आप देख सकते हैं। क्या इन क्रियाकलापों का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? क्या होता है आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि पहले बताते हैं कि अवशोषित जो ऊष्मा को अवशोषित करता है वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। जो ऊष्मा को परावर्तित करता है वो क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो उस ऊष्मा को अवशोषित कौन करता है सबसे ज़्यादा गर्मी के दिनों में? तो ब्लैक रंग जो है ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और व्हाइट जो होता है क्या करता है? परावर्तित कर देता है। इसी का कारण जो है गहरे रंग के वस्त्र क्या करते हैं सर्दियों में आपको पहनने चाहिए ताकि आपको सुखद अनुभूति हो और आपको गर्मी मिले। लेकिन आप हल्के रंग के वस्त्र पहनेंगे गर्मी में क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ठंडा अनुभूति हो। यहाँ पर अगर गहरे पहनेंगे तो आप क्या होगा? गर्मी लगेगा और गर्मी ज़्यादा लगेगा। यही यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर है कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, हल्का रंग जो होता है। इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको कुछ बताया गया है कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। ऐसा क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। देखेंगे आगे कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी होता है। क्या होता है? ऊष्मारोधी होता है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच में वायु फंसी ट्रैप रहती है। फंसी मतलब ट्रैप रहती है। यह वायु हमारे शरीर को ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत करने होने से क्या करती है? रोक देती है। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप उनमें इनमें किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए कि 2 कमरों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है, तो आप क्या करेंगे? तो जो एक के एक ऊपर अगर आपको गर्मी है तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा? गर्मियों की अनुभूति होगी अगर ठंडी दिनों सर्दियों के दिनों में है। आगे है कि सेल्सियस यहाँ पर प्रमुख शब्द है। सेल्सियस स्केल चालन चालक, संवहन कुचालक, अधिकतम न्यून तापमापी, ऊष्मारोधी थल, समीर समुद्र समीर, विकिरण ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी और प्रतिरोधी। यहाँ पर देखिए आपने क्या सीखा है। यहाँ पर सारांश में दिया गया है कि किसी
वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां का विश्वास नहीं कर सकते हैं। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि जो है उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। थर्मामीटर जो होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम सही ताप के मापने के लिए करते हैं। इस थर्मामीटर का जो है प्रेशर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम जो है प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का प्रेशर कितना होता है, तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना, तो 37 डिग्री सेल्सियस। आगे है कि ऊष्मा ऊष्मा जो है उच्च ताप के पिंड के से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये कौन कौन है, ये चालन है, संवहन है और विकिरण है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस में कैसे, तो चालन द्वारा। द्रवों एवं गैसों में कैसे, तो संवहन के द्वारा। और विकिरण द्वारा कैसे होता है, विकिरण द्वारा जो है ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा का चालक। जो नहीं होने देते हैं, ऊष्मा का कुचालक। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती है, उष्मीय विकिरणों की अपेक्षा उच्च उष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। गहरा रंग जो होता है, यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों की अधिक आराम का अनुभव करते हैं, हल्के रंग का। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण है कि ऊन जो होता है ऊष्मारोधी होता है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। ठीक। इस प्रकार ये जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर था। आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जो है मनुष्य का तापमान और स्थल समीर और स्थल समीर जो है समुद्र समीर के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए, ये चैप्टर आपको कैसा लगा आप बताएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।